आप सभी को एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी के क्लास में एरिक्सन का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का थ्योरी है उस थ्योरी को हम लोग देखेंगे। तो सीडीपी के क्लास में आप लोगों का टोटल आई थिंक 15 वीडियोज अभी तक अपलोड हम कर दिए हैं। इसके बाद भी काफ़ी वीडियोज देखने को मिलेगा हम लोगों को, जो आप लोगों को सिलेबस को कंप्लीट कराने को लेकर के प्लान किया गया है। और इन सारे क्लासेस का जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उस नोट्स को आप एक दो बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप जो टेस्ट सीरीज अपलोड हो रहा है उस टेस्ट सीरीज में जाकर के सीडीपी का पोर्शन को बढ़िया से एकदम सॉल्व कीजिएगा। यानी एक टेस्ट को आप 2 से 3 बार लगाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो जो एसएसटी वाले हैं, साइंस वाले हैं, तो वहाँ पर खाली मैथ पोर्शन के लिए आपको बार बार जो है पेन पेपर लेकर के बैठना होगा। बाकी जो पेपर है, बाकी जो टेस्ट सीरीज है, वो आप आराम से कहीं पर भी सोए हुए हैं, बैठ करके है, टाइम पास कर रहे हैं, तो उन सारे टेस्ट को आप इजीली लगा सकते हैं। तो जितना बार आप टेस्ट सीरीज को लगाएंगे उतना आपको फेमिलियर होता चलेगा क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के, और जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रही है उसका रिवीजन भी आपका होता रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी कि एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत। तो एरिक्सन कौन थे? एक साइकोलॉजिस्ट थे जिसने एक थ्योरी दिया, और उन्होंने क्या बोले कि मानव जीवन को, कंप्लीट मानव जीवन को, ह्यूमन लाइफ को टोटल 8 चरणों में विभाजित किया। कितना चरण में? 8। तो आप याद रखिएगा कि एरिक्सन मानव जीवन को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो एरिक्सन द्वारा मानव जीवन को 8 स्टेज में डिवाइड किया गया। ये 8 स्टेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 8 स्टेज, पहला चीज तो याद रखना है कि 8 स्टेज में क्या क्या ये डिवाइड किया। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना ही रखना कि एरिक्सन के द्वारा मानव जीवन को 8 स्टेज में डिवाइड किया गया। और क्या बताया गया कि हर एक स्टेज में क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल हम लोग फेस करते हैं, और साथ ही साथ एक चैलेंजेस भी हम लोग फेस करते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि 8 चरण कौन कौन सा था, 8 स्टेज कौन कौन सा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या थे, बचपन में थे हम लोग। तो बचपन में जब हम लोग एकदम इन्फेंसी लेवल में थे, यानी कि एकदम बच्चा थे, तो उस टाइम हम लोगों को खाना भी खिलाना पड़ता था, कहाँ जा रहे हैं उसके लिए रास्ता बताना पड़ता था, किस प्रकार से जाना है ये भी बताना होता था। तो वो एक स्टेज था जहाँ पर हम लोग क्या किए, स्ट्रगल फेस किए, और साथ ही साथ हम लोगों के पास चुनौती भी आ रहा था नए नए चीज सीखने का। फिर आप मिडिल स्कूल में आए तो वहाँ आप कुछ स्ट्रगल फेस किए और वहाँ पर आपको कुछ चुनौती मिला। फिर जब आप कॉलेज वगैरह पास आउट होने के बाद लाइफ में आ गए, डेली लाइफ में आ गए, तो वहाँ पर आप देखें नया चैलेंज है जो नया स्ट्रगल। फिर बहुत कोई का जब शादी हो जाएगा तब उसको नया चैलेंज है जो नया स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से एरिक्सन के द्वारा मानव जीवन को टोटल 8 स्टेज में डिवाइड किया गया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग संघर्षों के सफल समाधान से व्यक्ति की क्या होता है, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा कि हम लोग, जो लोग संघर्ष से डरता है, स्ट्रगल से डरता है, वह लोग क्या होता है, उन लोगों का जो है मानसिक और सामाजिक यानी कि मेंटल और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसलिए आपको कभी भी संघर्षों से, अगर आज आप खराब फेस या खराब दौर से गुजर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर आपका यही दौर चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास भी सब कुछ होगा, आप भी जिन लोगों के बारे में सोच करके आप नाखुश होते हैं उनसे बेहतर आप कर सकते हैं जीवन में। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा कि स्ट्रगल इंसान को क्या बनाता है, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से विकसित बनाता है, और एक नया स्टेज में हम लोग पहुंचते हैं। तो इसलिए संघर्ष से और चुनौती से कभी हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग एक एक स्टेज को बहुत ही डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को बहुत ही बढ़िया से एकदम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिक्सन के अनुसार जो स्कूल एज होता है उसका आपका, एक मिनट कॉल आ रहा है, क्योंकि एरिक्सन के अनुसार जो है आपका, एरिक्सन के अनुसार आपका स्कूल एज का एज क्या है, आपका अर्ली एडल्टहुड का क्या है, मिडिल एडल्टहुड का क्या है। तो इस प्रकार से आपको एज से पूछा जाएगा। जैसे आपका 8 स्टेज क्या क्या है, पहला है आपका इन्फेंसी स्टेज, जो कि आपका जन्म से लेकर के 1.5 साल तक का समय को हम लोग इन्फेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड का एज, वो होता है आपका 1.5 साल से 3 साल तक, जब हम लोग ये जो आपका 0 से 1.5 साल तक रहता है उस टाइम तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सारा डिपेंडेबल होते हैं अपने घर वाले के प्रति। जब हम लोग 3 साल तक के एज तक पहुंचते हैं वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों में हम लोग डिपेंडेबल होते हैं अपने घर वाले के प्रति, बट हम लोग कुछ कुछ काम सीख जाते हैं, जैसे कपड़ा पहनना, कैसे कपड़ा पहनते हैं, चप्पल कैसे पहनते हैं, बेसिक बेसिक काम एकदम।
फिर जैसे ही हम लोग 3 से 6 साल के एज ग्रुप में पहुंचते हैं तो उसको हम लोग प्ले एज ग्रुप कहते हैं या प्री स्कूल का एज कहते हैं, क्योंकि उस टाइम आप क्लास 1 2 तक में पहुंच जाते हैं। अभी तो के नर्सरी फर्सरी भी नर्सरी वगैरह भी आ गया है। तो 3 से 6 साल तक का एज ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, प्ले एज के नाम से जानते हैं। और उस टाइम किसी भी इंसान का जीवन का खेलने का उम्र होता है। यानी उस टाइम अगर आप उसको कैलकुलस पढ़ाने बैठेंगे आप, तो क्या उसके दिमाग में कैलकुलस घुसेगा? नहीं घुसेगा। बट वही आप 20 से 35 साल के एज ग्रुप वालों को आप कैलकुलस पढ़ाएंगे तो वो आराम से समझेंगे। तो 3 से 6 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है किसी भी बच्चा का, उसे हम लोग प्ले एज के नाम से जानते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग उसको हम लोग टास्क प्रोवाइड करते हैं। जिसके भी बहुत कोई के घर में बच्चा भी होंगे, तो उनको पता है कि वो बच्चे को कैसे केयर किया जाता है। तो आप सीडीपी को और बेहतर समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करके, कि आप आराम से एक्टिविटी को देख करके कि आपके बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। आप जब कुछ चैलेंजेस उसको दे रहे हैं तो वो किस प्रकार से उस चीज़ को डील कर रहा है। तीन सारे छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका स्कूल एज, जो कि आपका 6 से 12 साल तक के एज होता है। फिर आपका आता है एडोलसेंस पीरियड, जिसे हम लोग तूफानी पीरियड के नाम से जानते हैं, कि इस टाइम हम लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। कौन सा पीरियड में? एडोलसेंस के पीरियड में, यानी किशोरावस्था में। इसे तूफानी स्टेनले हॉल द्वारा इसे क्या कहा गया? तूफानी पीरियड के नाम से इसे जाना गया है। फिर आता है 20 से 35 साल के एज ग्रुप, जिसमें मैक्सिमम लोग आज के डेट में आप लोग होंगे। तो ये हो गया आपका अर्ली एडल्टहुड का पीरियड, 20 से 35 साल। फिर आता है मिडिल एडल्टहुड, जिसे हम लोग 35 से 65 साल तक में बांटते हैं। और फिर आता है आपका लेटर एडल्टहुड, जो कि 65 के बाद। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इरेक्शन के द्वारा एडल्टहुड को 3 भाग में बांट दिया गया। पहला अर्ली एडल्टहुड, फिर मिडिल, फिर लेट। और बाकी यहाँ पर टोटल लाइफ को कितना भाग में बांटा, कितना स्टेज में बांट दिया गया? 8 स्टेज में बांट दिया गया। अब हम लोग हर एक स्टेज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि हर एक स्टेज में हम लोग किस प्रकार की स्ट्रगल फेस करते हैं। और जब आप बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे तो ये आपका साइकोलॉजी किस प्रकार से आपको हेल्प करेगी। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर और थोड़ा बेटर तरीके से दिया हुआ इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले था आपका इन्फेंसी पीरियड। तो इन्फेंसी में क्या होता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के बीच में लड़ाई होता है, स्ट्रगल होता है। फिर आते हैं आप अर्ली चाइल्डहुड। उस टाइम होता है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट का जो होता है, सारा एक एक करके हम बताएंगे। फिर आता है आपका प्री स्कूल फेज आता है, फिर स्कूल एज, उस टाइम इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो इस चार्ट को समझने से पहले आपको थोड़ा डिटेल्स में जानना होगा, फिर इस चार्ट को आप इजीली समझ पाएंगे। यानी जितना भी चीज़ें अभी आपको पढ़ाया जाएगा उसका समरी आपका यही 2 पेज है। ये पहला पे ये इरेक्शंस थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का ये जो डायग्राम दिया हुआ ये आपका हो गया। और नेक्स्ट ये दोनों समरी पेज है। आप बाकी पेज को याद रखें ना रखें, इन दोनों पेज में जो भी चीज़ दिया गया है उन दोनों चीज को अगर आप शॉर्ट नोट्स के तौर पर लिख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर में काम बन जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, चले एक एक करते। तो पहला स्टेज जो था वो था आपका इन्फेंसी पीरियड, जिसे हम लोग शैशव अवस्था के नाम से जानते हैं। और जन्म से लेकर के 1 साल या 1.5 साल तक को हम लोग शैशव अवस्था के नाम इन्फेंसी पीरियड के रूप में मानते हैं। इस टाइम क्या होता है? इस टाइम होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का स्ट्रगल, यानी भरोसा बनाम अविश्वास। क्योंकि इस चरण में शिशु का जो प्राइमरी रिलेशन होता है किसके साथ होता है? जो उसका देखभाल कर रहा हो, जैसे आप माता पिता हो गया या घर वाले हो गए। उस टाइम बच्चे पूरा का पूरा ट्रस्ट किस पर करते हैं? सामने वाले पर, जो प्राइमरी रिलेशन है उसके साथ, जो उसके देखभाल करता है। अब यहाँ पर उस बच्चा के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे तो आता है कि नहीं, ये कोई बता नहीं सकता है कि 0 से 1 साल तक, कि क्या दुनिया एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह है। या आप ही सोचिए कि आप जब बचपन में, एकदम बचपन में 0 से 1 साल तक था, तो आपके दिमाग में हो सकता है ये क्वेश्चन आया होगा कि जहाँ पर हम हैं क्या वो सेफ और भरोसेमंद है। इसलिए इसको बोला गया है, इस पीरियड को हम लोग ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। आप इसमें डिटेल में देखिए जाएगा। पहला हो जाएगा कि इस स्टेज में जब बच्चा हो तो आप उसको किस प्रकार से डील करेंगे। तो पहले अगर आपको उस बच्चे में पॉजिटिव परिणाम लाना है, पॉजिटिव रिजल्ट लाना है, तो आपको क्या करना होगा? उस बच्चों को प्रेम देना होगा, प्यार करना होगा। तो शिशु में क्या होगा? कौन चीज का डेवलपमेंट होगा? विश्वास का डेवलपमेंट होगा, ट्रस्ट का डेवलपमेंट होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हो गया आपका नेगेटिव रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं उस बच्चे से, तो आपको क्या करना होगा कि आप उस बच्चे को प्यार नहीं करेंगे, उसको आप उतना बढ़िया से देखभाल नहीं करेंगे, जैसे मन तैसे छोड़ देंगे। तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा? कौन सा क्वालिटी डेवलप हो जाएगा? मिसट्रस्ट का क्वालिटी डेवलप हो जाएगा, मिसट्रस्ट। तो इसलिए इस पीरियड को क्या कहा गया? दो कारण हम बता दिए, इसलिए इसको कहा गया ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। इस टाइम आपका जिस प्रकार से केयर रहेगा, बच्चा के माइंड में भी, बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से होगा।
अगर आप उसको केयर करेंगे, प्यार करेंगे, तो उसके अंदर विश्वास पैदा होगा और आगे आने वाले टाइम में और बेहतर करेंगे वो। और अगर आप उसको बेहतर तरीके से रख रखाव नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, भूख लग गया है, ठीक है, मूवी देखने के बाद हम उसको खाना खिला देंगे, इस टाइप का मेंटेलिटी अगर हम लोगों का रहेगा, तो उस बच्चा आगे जाकर क्या होगा, सबके प्रति क्या होगा, उसका अविश्वास पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहा जाता है कौन सा पीरियड को, आपका इन्फेंसी पीरियड को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। और नेक्स्ट स्टेज आता है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड, जो कि आपका 1 से 3 साल तक का एज ग्रुप। इस टाइम क्या होता है, इस टाइम दो चीजें उसके अंदर डेवलप होगा, या तो ऑटोनॉमी डेवलप होगा या आपका सेम एंड डाउट डेवलप होगा। पहला आप समझिए कि इस चरण में बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है। पहला स्टेज में हम लोग देखे थे, उस टाइम बच्चा हर एक काम के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी था उसका। बट 1 से 3 साल तक एज ग्रुप जब बच्चे आते हैं तो खुद कपड़ा पहनने लगते हैं, वो जूते पहनने लगते हैं, खाना खाने का प्रैक्टिस हो जाता है, हाथ से खुद खाना खा सकते हैं। तो इस टाइम बच्चा किस चीज को सीखता है, बच्चा अपना फिजिकल एबिलिटीज को सीखता है और साथ ही साथ ऑटोनॉमी को पहचानता है कि हाँ हम ये काम खुद से कर सकते हैं। यानी क्या क्या सीखता है, फिजिकल एबिलिटी पर वो लर्न करता है, क्या फिजिकल एबिलिटी उसका, क्या उसका भी कुछ क्या है, शारीरिक क्षमता है जिससे वो बहुत कुछ काम कर सकता है। और साथ ही साथ वो क्या सीखता है कि हाँ वो बहुत सारे काम खुद कर सकता है, यानी कि उसके अंदर ऑटोनॉमी आता है। क्या आता है, ऑटोनॉमी, यानी कि सेल्फनेस की भावना यहाँ पर आ जाता है कि हाँ बहुत सारे काम वो खुद भी कर सकता है। तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकता हूँ। इससे पहले के एज में आप देखेंगे स्टेज में, तो उस टाइम बच्चे को यह लगता होगा कि हाँ खाना तो हम खुद नहीं खा सकते, खाना हमको खिलाना होगा तो ही हम खा पाएंगे। बट इस एज तक आते आते उसके अंदर माइंड में क्या क्वेश्चन आने लगता है कि हाँ हम अपने जो कार्य है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या पॉजिटिव डाल सकते हैं और क्या नेगेटिव डाल सकते हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। यदि बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति मिलती है, तो वो उसके अंदर कौन सा क्वालिटी डेवलप होगा, उसके अंदर ऑटोनॉमी का डेवलप होगा। किसका डेवलप होगा, ऑटोनॉमी। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, आप एक बार में समझ जाएंगे। ऑटोनॉमी के साथ साथ उसके अंदर आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस का भी डेवलपमेंट होगा। अगर आप क्या करेंगे, उस बच्चे को आप इंडिपेंडेंटली रूप से कार्य करने की अनुमति देंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो क्या करते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो सोचते हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते, सारा काम हम ही को करना होगा। और हर एक काम से पहले वो बच्चे को या तो डांटते हैं, कुछ भी बच्चा कर दिया, मान लेते हैं कि खेलते खेलते किसी से मारपीट ही हो गया, सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो होता है डेली लाइफ में। तो वहां पर क्या होता, मारपीट कर दिया, उसके बाद क्या क्या गार्जियन कि उस बच्चा को खेलने से ही मना कर दिया कि तुमको खेलना नहीं है, घर में ही बैठ के रहना है, भले तुम टीवी देखो कुछ ना करो बट तुमको खेलने नहीं जाना है। तो बच्चे का वहां पर क्या छीन लिया गया, बच्चा का वहां पर इंडिपेंडेंसी यानी कि बच्चा का जो आजादी है, इंडिपेंडेंसी छीन लिया गया, आजादी छीन लिया गया। तो जब आजादी छीन लिया गया तो उस बच्चे के अंदर अब क्या होगा, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर सेम की भावना आएगा। साथ ही साथ उसके अंदर खुद सेल्फ डाउट होने लगा, क्या लगेगा, सेल्फ डाउट होने लगेगा। अगर हम लोग बच्चों को ज्यादा नियंत्रित करेंगे, ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो खुद सोचने लगेगा कि हम कुछ भी काम करते हैं तो घर वाला हमको टोकते हैं, इसका मतलब मेरे अंदर ये पावर नहीं है करने का, मेरे अंदर ये काम करने की क्षमता नहीं है। ये कब आता है, जब आप बच्चे को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखिए कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, बट उसको अपना आजादी देना होगा। जब तक वो आजाद नहीं होगा, जब तक वो हर काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वो लाइफ के आने वाले जो लेसन्स है उसको फेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर बच्चा में दो क्वालिटी डेवलप हो सकता है, या तो वो ऑटोनोमस बन सकता है, खुद आजाद हो सकता है, या तो उसके अंदर सेम या डाउट की भावना पैदा हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है किस पर, गार्जियन पर, क्योंकि उस टाइम बच्चा किसके केयरशिप में होता है, गार्जियन के केयरशिप में होता है। तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड आपको क्लियरली समझ में आ गया विथ एग्जाम्पल, डेली लाइफ एग्जाम्पल। अब आता है प्ले स्टेज, यानी जिस टाइम बच्चे का खेलने का उम्र होता है। तो इसमें देखिए, इसमें दो क्वालिटी डेवलप हो सकती है बच्चे के अंदर। एक, या तो वो इनिशिएटिव लेने वाला बच्चा बन सकता है, या उसके अंदर अपराध बोध आ सकता है। अब इसको आप समझेंगे। इस चरण में बच्चा क्या करता है, अपना पहल को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे 3 से 6 साल के बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु होती है। वो आपसे हर एक चीज पूछ सकता है कि पेड़ का पत्ते का रंग हरा क्यों होता है,
ये मोटरसाइकिल इस टाइप्स का डिजाइन क्यों होता है, गाड़ी का डिजाइन इस प्रकार से क्यों नहीं होता, बस में इतना चक्का क्यों होता है, क्योंकि क्यूरियस है, वो जानना चाहता है, वो इनिशिएटिव ले रहा है। क्यूरियस है मतलब क्या, वो इनिशिएटिव यानी कि पहल ले रहा है किसी चीज को करने के लिए। इनिशिएटिव किसे कहते हैं, हम लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं, कुछ भी काम हो उसे हम लोग इनिशिएटिव कहेंगे, यानी कि पहल लेना, स्टार्ट करना। तो बच्चा उस टाइम क्या होता है, क्यूरियस होता है हर चीज जानने के पीछे। अगर आप घर में पूड़ी बना रहे होंगे तो बच्चा आपसे पूछ सकता है कि आटा से पूड़ी बन रहा है, आटा से रोटी भी बन रहा है, दोनों अलग अलग क्यों बन रहा है, पूड़ी को हम लोग तेल में छान रहे हैं और रोटी को हम लोग तेल में नहीं छान रहे। तो इस टाइप का वो इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि उस टाइम क्या होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं। तो अब बच्चे के अंदर इस टाइम क्या प्रश्न आ सकता है कि क्या मैं अपने आसपास की दुनिया की खोज कर सकता हूँ। अब जैसे जैसे उसको चीजें मालूम होते चले जाएगा, तो वो उसके अंदर क्या, खोजने वाले भावना, इन्वेंशन माइंडसेट आने लगता है। क्या आने लगता है, इन्वेंशन वाला माइंडसेट इसी टाइम डेवलप होता है, इन्वेंशन माइंडसेट। और बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट आप देखे होंगे, वो लोग बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति के थे, यानी कि कुछ ना कुछ वो लोग खोजते रहते हैं। भले छोटे लेवल का वो तितली खोज रहा होगा कोई बच्चा, या कोई बच्चा को अगर पत्थर दिख गया, स्टोन दिख गया, तो उस टाइप के पत्थर वो खोजते चलते रहते हैं कलेक्ट करने के लिए। तो इन्वेंशन माइंडसेट वाला बच्चा जो है आगे जाकर बहुत ही ज्यादा सफल होते हैं, हम लोग देखे भी है लाइफ में। तो हमेशा बच्चों को आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, बच्चों को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि उसका माइंड पूरा पूरी इन्वेंशन वाला माइंडसेट हो। अब इसका पॉजिटिव परिणाम और नेगेटिव परिणाम कैसे आप डेवलप करेंगे उसके अंदर, पॉजिटिव रिजल्ट आप कैसे ला सकते हैं बच्चे के अंदर, यदि बच्चे के पहल को प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, वो स्टोन कलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टोन कलेक्ट कर रहा है। अपने गांव में हो, शहर में हो, कोई भी जगह जा रहा, नदी जा रहा, पहाड़ जा रहा, वहां पर वो स्टोन कलेक्ट कर रहा हो। अब यहाँ पर दो प्रकार के गार्जियन आपको देखने को मिलेगा। एक गार्जियन होगा जो बोलेगा ठीक है, अच्छा बात है, तुम इसको कर रहे हो, इसको तुम और बढ़िया से कर सकते हो, उसके लिए कुछ कुछ नया नया चीज खरीद के ला देंगे कि हाँ इस बॉक्स में रखना तुम सारे स्टोन को। और एक गार्जियन आपको मिलेगा जो उसको जोर से थप्पड़ मारेगा, बोलेगा कि गंदा हो जाएगा कपड़ा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब क्यों, स्टोन सब है, पत्थर सब तुम कलेक्ट करके क्या करोगे। तो यहाँ पर दो टाइप के गार्जियन मिला आपको। एक मिला जो उसको काम को क्या क्या प्रोत्साहित किया, और दूसरा क्या मिला, जो उसको दंडित किया। तो उस केस में जो प्रोत्साहन देगा उसको काम करने के लिए, जो माँ बाप उस बच्चे को, तो उस बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, इनिशिएटिव वाला माइंडसेट डेवलप होगा, यानी कि वो इन्वेंशन माइंडसेट डेवलप होगा। और उसके अंदर क्या होगा, प्रेरणा, उसके अंदर और मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए, वो और नया नया चीज प्लानिंग करने स्टार्ट करेगा, नया नया चीज। तो इस प्रकार से उसका क्या होगा, डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में होगा। अब जो नेगेटिव वाले माँ बाप थे, वे क्या, उसको दंडित कर दिया, कपड़ा गंदा हो जाएगा, ये सब करके क्या करेगा, भारी है, ये है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, अपराध बोध का भावना आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गिल्ट का भावना आ जाएगा उसके अंदर। माइंड में क्या होगा कि हम जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो जब उसका भावना बचपन में ही इस टाइप का आ जाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो वो आगे भी लाइफ में लेटर पीरियड में कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से पहले डरेगा। क्या करेगा, वो डरेगा। क्यों डरेगा, क्योंकि बचपन में ही उसका माइंड में ये फिट हो गया कि हम अगर कुछ करते हैं तो वो क्या होता है, गलत होता है। और लाइफ में फिर वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, या इनिशिएटिव लेने से पहले डरेगा, वो इनएक्टिव फील करेगा। क्या फील करेगा, वो इनएक्टिव फील करेगा। तो आपको समझ में आ रहा ना कि सीडीपी कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग सीडीपी नहीं पढ़ते हैं, या घर वाले को, अगर मेरे विचार तो से तो घर वाले को सीडीपी पढ़ाना चाहिए। क्या आपका राय क्या है इसमें, घर वाले अगर सीडीपी पढ़कर आएंगे और बच्चे का पालन पोषण करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्चा का डेवलपमेंट कितना बढ़िया होगा। घर वाले को सीडीपी का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, सीडीपी का नॉलेज नहीं रहता है। अब बहुत सारे घर वाले अच्छे भी होते हैं, नो डाउट, बहुत सारे घर वाले अच्छे होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो घर वाले अच्छे नहीं होते, बहुत सारे होते हैं जो बीच के होते हैं। अगर सारे घर वाले सीडीपी पढ़कर आएंगे, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगा, वो सारे बच्चे बेहतर बनकर आएंगे, बच्चों के अंदर इन्वेंशन माइंडसेट लेकर आएंगे। तो हम लोग क्या, लीडर पैदा करेंगे। बट आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं, फ्लोवर ही फ्लोवर देखते हैं ज्यादा। क्यों देखते हैं फ्लोवर ज्यादा, इसीलिए देखते हैं क्योंकि बचपन में उसके अंदर इन्वेंशन वाला माइंडसेट एक्टिव हुआ ही नहीं, उसका गलती था ही नहीं, क्योंकि उसका घर वाला उसको उस टाइप का मेंटेलिटी डेवलप होने दिया ही नहीं। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझिए, तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। अब आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, बट आपका कनेक्ट कर रहे हैं लाइफ, डेली लाइफ से, तो आपको समझ में आ रहा है ना। फिर हम लोग स्टेज 4 की ओर चलते हैं। और ये सारे चैप्टर पढ़ने में भी और पढ़ाने में बहुत मजा आता है। जब इसका नोट्स बना रहे थे तो उस टाइम भी बहुत सारे नया नया जानकारी हमको देखने को मिला था। बट यहाँ पर हम छाट दिए, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को हम डाले हैं। तो
अब आती है स्कूल पीरियड, स्कूल एज, जहाँ से आपको बच्चों को डील करना है। इतना जितना था यहाँ तो आप अपने अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को डील कर सकते हैं। बट अब जब आप प्राइमरी सेक्शन में जाएंगे तो बच्चा क्लास 5 6 में एडमिशन ले लेता है। अब यहाँ से आपको डील करना है बच्चों को। अब घर में क्या कर रहा है वो अलग बात है, बट अब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि आप कैसे डेवलप करेंगे बच्चों को। यहाँ से आप, जिम्मेदारी किसका है? आपका है। बाकी वाला में आप तो बाकी वाला में कोई भी बोल सकता है कि उसमें घर वाला का ड्यूटी है, बट अब जो है ड्यूटी बन जाता है आपका कि अब आप क्या करेंगे। अब पूरा का पूरा बच्चा का भविष्य आपके हाथ पर है। आप जिस प्रकार से पढ़ाएंगे बच्चे को, जिस प्रकार से शिक्षा देंगे, बच्चा आगे जा करके उस प्रकार के ही काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आता है, दो क्वालिटी डेवलप होता है। एक तो उसे कहा जाता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसको समझिएगा आप, उद्यम बना मेहनता। इस चरण में बच्चे अपने जो स्किल और कौशल को विकसित करने का प्रयास करते हैं। शुरुआती पीरियड में, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल, सबसे पहले शुरुआत में बच्चा क्या लिखने जानता है? नहीं जानता है, यानी कि उसके अंदर राइटिंग स्किल्स नहीं होता। बट जब वो 6 से 12 साल का होता है तो बच्चा क्या बढ़िया से लिखने के प्रयास करता है। उसके अंदर मैथ वाला स्किल डेवलप करने की कोशिश करता है। हम लोगों का एग्जाम्पल देखिए, जब हम लोग 6 से 12 साल तक के एज में थे, हम लोग हर एक चीज को अच्छा से करने की कोशिश करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम हम लोगों का माइंडसेट ही ऐसा रहता है कि हम लोगों का जो क्वालिटी है उसको हम लोग और बेहतर करेंगे। बट जैसे जैसे हम लोग एज बढ़ते जाता है तो हम लोग अपना स्किल सुधारने पर ध्यान कम देते हैं। बहुत कोई देता है, नो डाउट, बट 90% जो पॉपुलेशन है वो बड़ा होने के बाद अपना स्किल पर ध्यान नहीं देता है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देता है। ओनली 10% में भी आपको कैटेगराइजेशन मिलेगा। बहुत कोई एग्जाम आता है तब ध्यान देता है, बहुत कोई रेगुलर देता है, बहुत कोई को प्रेशर दिया जाता है तब देता है। तो इस टाइम में बच्चा क्या करता है? अपना स्किल सुधारने पर ध्यान देता है। अब इस टाइम उसके अंदर क्या क्वेश्चन आता है मन में, क्या मैं दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ? क्योंकि इस टाइम बच्चा कहाँ पहुंचता है? स्कूल में पहुंचता है। इससे पहले वो घर में था तो हो सकता है 2 से 3 बच्चा हो, बट जब स्कूल में आता है तो उसको बहुत सारे बच्चे देखने को मिलता है। यहाँ पर 30 बच्चे देखने को मिलता है, 30। और यहाँ जब घर में था वो तो कितना था? 1 से 2 बच्चे, 2 से 3 बच्चा हो सकता है। तो यहाँ पर उसके अंदर कंपटीशन की भावना आने लगता है। अब यहाँ पर आप उसके अंदर पॉजिटिविटी भी डाल सकते हैं, नेगेटिविटी भी डाल सकते हैं। पॉजिटिविटी आप कैसे डालेंगे? यदि बच्चों को प्रोत्साहन और सफलता मिलती है तो वो उद्यमशीलता और आत्मविश्वास विकसित करता है। अगर उसको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे आप कि हाँ तुम ये कर सकते हो, उसको आप स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा? सफल होगा। ये अगर ऐसा होता है तो बच्चे किस प्रकार के बनेंगे? बच्चा उद्यमशील वाला बनेगा, और साथ ही साथ उसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस भरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्फिडेंस और उद्यमशीलता भरा रहेगा उसके अंदर। और नेगेटिव क्या होगा? यदि उसको आप हमेशा आलोचना करेंगे, आप उसको असफलता देखना पड़ेगा बार बार, तो उसके अंदर क्या आएगा? हीनता और असमर्थता महसूस करेगा। यानी उसके अंदर क्या आ जाएगा? इन्फेरियरिटी आएगा, इन्फीरियोरिटी। यानी वो क्या फील करेगा? वो असहाय फील करेगा। उसको लगेगा कि हम तो इस दुनिया में बेकार आ गए, हमको कुछ आता ही नहीं है, और फिर सीखने की कोशिश भी वो नहीं करेगा। इसलिए कभी भी आप बच्चों को जब स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो आप कभी बच्चों को डांटेंगे नहीं। क्यों हटाया गया? पहले का स्कूल आप देखेंगे तो उस टाइम बच्चों को भरदम पीटा जाता था, भरदम पीटा जाता था, एकदम एक छड़ी ले लिया जाता था मास्टर जी, और कुछ भी गलती हुआ ए के बाद वो सी बोल दिया तो पड़ गया एक जोर से। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उस टाइम उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट क्या हुआ होगा। ये सब चीज़ें कौन फेस किया होगा? हम लोगों का पापा दादा, ये लोग जरूर फेस किया होगा। हम लोग तो आई थिंक नहीं फेस किए होंगे, या बहुत कोई फेस किए भी होंगे। बट अब का जो पीढ़ी है इस चीज से इसको हटाया जा रहा है, और ये सही में हटना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि जब बच्चा 5 से 6 साल तक होता है, आप उसको डरा के धमका के सिखा रहे हैं। ये सिखाने का तरीका हुआ? कभी तरीका ये सिखाने का नहीं हो सकता है। आपको सिखाने नहीं आता तो आप सोच रहे हैं कि डरा धमका के हम सिखा देंगे, बट वो लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं होता है। उसके अंदर वो रट तो लेता होगा, रट में मार के डर से रट लेता होगा, बट वो उसका कोई काम का नहीं होता। उसके अंदर इन्वेंशन माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, वो जस्ट लाइक ए रोबोट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि स्कूल अवस्था में क्या क्या होता है और आपको क्या क्या करना चाहिए। फिर आता है सबसे डेंजर वाला पीरियड जीवन का, वो है किशोर अवस्था। इस टाइम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है इंसान, हर एक इंसान। अपने बारे में आप सोचिए कि आप उस टाइम कितना कंफ्यूज थे। सब कोई ऐसा, कोई ये नहीं बोल सकता है कि उस टाइम वो कंफ्यूज नहीं था। इस टाइम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और हर एक चीज को लेकर के होता है कि आगे हमको क्या बनना है, हम जीवन में बढ़िया कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, मेरा दोस्त क्या सोच रहा है, हम ये कपड़े पहन के जाएंगे तो दोस्त हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, या अच्छा लगेगा कि नहीं दोस्त को। या बहुत सारे डाउट जो होता है इसी टाइम होता है। और ये क्या होता है? तूफानी पीरियड भी कहा जाता है इसको, तूफानी समय होता है ये।
तूफानी समय होता है, तूफानी टाइम। इसको किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने इसको तूफानी पीरियड कहा है, स्टैनले हॉल। ये हॉल का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। तो मुख्य मुद्दा क्या है कि इस चरण में किशोर अपनी पहचान और व्यक्तिगत मान्यताओं की खोज करते हैं। यानी कि वो अपना किसकी खोज करता है? आइडेंटिटी, कि हम कौन है। इस टाइम ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि हम कौन है। ये क्वेश्चन क्यों आता है? इसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि आप सोचते हैं कि आप बड़े हो गए हैं और आपके घर वाले सोचते हैं कि ये तो मेरा मुन्ना मुन्नी है। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप कुछ भी आइडिया देते हैं घर वालों को कि ऐसा करना चाहिए, बट घर वाला क्या सोचते हैं, ये तो बच्चा बोल रहा है, आपका बात वहाँ सुना नहीं जाता है। फिर स्कूल में या आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये देखने को मिलता है। तो उस टाइम क्या आता है? आइडेंटिटी क्राइसिस आता है। क्या आता है? आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे खाना का क्राइसिस होता है ना, उस टाइम आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और हम लोग अपना जो खुद का मान्यता है उसको स्थापित करने का हरदम प्रयास करते हैं। यानी इस टाइम हम लोग सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सबसे सही है, बाकी जो लोग सोच रहा है उस तो जरूर गलत सोच रहा है। तो ये चीज देखने को मिलता है। और इसमें क्या आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूं और मेरी भूमिका क्या है। पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है इसका कि यदि किशोर अपनी पहचान और मान्यताओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो वे एक मजबूत आत्मक छवि और स्थिरता विकसित करता है। अब यहाँ पर दो पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर आई थिंक बाहर वालों का रोल बहुत कम होता है, या खुद का रोल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इस टाइम हार्मोन डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बच्चा अगर एक, उसको अच्छा माहौल मिल गया, उसको अच्छा स्कैफोल्डिंग मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा टीचर मिल गया, उसको रास्ता बताने वाले मिल गया, तो एक बहुत ही बढ़िया छवि वाला बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा और स्थिर होगा उसका दिमाग। उसका दिमाग भटकने वाला नहीं होगा, यानी उसका दिमाग ऐसी वाला नहीं होगा कि फ्लक्चुएट कर रहा हो। उसका दिमाग क्या होगा? स्थिर होगा। ये सारा डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार का गाइडेंस मिला। ये सारा चीज़ गाइडेंस पर डिपेंडेबल हो जाता है। फिर नकारात्मक क्या हो सकता है? यदि इस टाइम बच्चा अपने पहचान के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में संदेह और भ्रम में रहता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, भ्रम में रहेगा, डाउट में रहेगा, तो उसका आगे का लाइफ भी क्या हो जाता है? डाउट में ही रह जाता है मैक्सिमम केस में। क्योंकि ये काफी बड़ा पीरियड होता है, 5-6 साल का पीरियड होता है। 5-6 साल में दिमाग में जो घुस जाता है वो सबकॉन्शियस माइंड में रह ही जाता है। फिर बाद में बहुत कोई चेंज भी हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में वो उतना बेहतर नहीं कर पाया जीवन में, बट बाद में वो क्या करता है? बेहतर कर लेता है। बट यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जो एडोलसेंस पीरियड है ये काफी जो होता है आपका तूफानी पीरियड होता है। इस टाइम डाउट आता है, आइडेंटिटी क्राइसिस आता है, और इस टाइम अगर सही गाइडेंस मिल गया तो बच्चा बेहतर कर लेता है, और सही गाइडेंस नहीं मिला तो उसके अंदर डाउट और वो भ्रम में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। कंफ्यूजन डाउट एंड कंफ्यूजन में वो रह जाता है अगर उसको गाइडेंस नहीं मिला, जानकारी नहीं मिला इस सब केस में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट है आपका, जो हम लोग जब युवावस्था में आ जाते हैं, 18 to 40 ईयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक मिनट, हम आगे का पॉइंट में क्या दिए थे? युवावस्था का पॉइंट नंबर 6 है 20 to 35। ठीक है, यहाँ पर आपको वेरी मिलेगा थोड़ा थोड़ा बहुत, 1-2 साल का इधर उधर, क्योंकि नोट्स एक किताब से नहीं बनाए, 2-3 किताब से बनाए हैं, तो वहाँ पर इधर उधर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ युवावस्था को देखेंगे हम लोग तो 18 to 35 बोल सकते हैं, या 20 to 35 हम लोग बोल सकते हैं कि 20 साल से लेकर के 35 साल, या 18 साल से लेकर के 40 साल तक के एज ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कि अर्ली एडल्टहुड के नाम से जानते हैं, युवा वयस्क अवस्था में जानते हैं। एडल्टहुड और एडोलसेंस में अंतर है। एडोलसेंस किशोरावस्था को कहते हैं और युवावस्था हम लोग एडल्टहुड में आ जाते हैं। तो इस टाइम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का आता है। इस चरण में व्यक्ति क्या होता है? अंतरंग संबंधों और दोस्तियों का निर्माण करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो शादी वगैरह होता है वो इसी एज ग्रुप में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इस टाइम हम लोग इधर मूव करते हैं थोड़ा, कि हाँ शादी वगैरह हो जाना चाहिए, साथ ही फ्रेंड बनना चाहिए। फिर इस टाइम माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि क्या मैं दूसरों के साथ गहरे संबंध बना सकता हूँ? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता होगा माइंड में, सभी का माइंड में आता है कि हाँ, कि हम बेहतर कर सकते हैं कि नहीं, जीवन में जो लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे कि नहीं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, खास करके लाइफ पार्टनर, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपका क्या, आप पेरेंट भी बन जाते होंगे, बहुत कोई पेरेंट्स भी बन जाते हैं इसी टाइम। जो 40 साल तक के एज तक आते आते बहुत कोई ग्रैंड पेरेंट्स भी बन जाते होंगे, अलग बात है। बट यहाँ पर दो तीन, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो आता है रिलेशन को लेकर के। इस एज ग्रुप को हम लोग, इसमें हम लोग, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा रिलेशन बनाते हैं, नए रिलेशन बनता है, रिलेशन बिगड़ता है, ये सारी चीजें चलते रहता है ऊपर नीचे। तो यदि आदमी अगर सफलतापूर्वक उसका सारा चीज पॉजिटिव वे में गया, तो वो क्या करते हैं? वो सेफ महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? सेफ। वो साथ ही जीवन में वो सफल भी महसूस करता है। सिर्फ एग्जाम पास करने का मतलब ही नहीं कि जीवन में आप सफल हो गए होंगे। आगे आने वाले टाइम में जीवन में आपको और सारी चुनौतियां मिलेगा, उन सारी चीजों में भी आपको सफल होना है।
फिर आता है कि अगर व्यक्ति इस टाइम असफल होता है, बहुत ही ज़्यादा फेल्यूर फेस करता है, तो वो क्या करता है, आइसोलेशन, यानी कि वो अकेलापन महसूस करता है, आइसोलेट हो जाता है वो। फिर वो देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दुनिया से कट जाता है, ज़्यादा मतलब नहीं रखता है लोगों से। वो ड्यूटी जाता होगा, ड्यूटी से आता होगा, घर में घुस जाता होगा, टीवी वगैरह देखता होगा, फिर सो जाता होगा, फिर सुबह ड्यूटी चला जाता होगा। तो ये किस केस में होता है, नेगेटिव केस में होता है कि वो शुरुआती जो रहा उसका, शुरुआत में वो बहुत ही बेहतर नहीं रहा, जिसके कारण उसको इस टाइप की चीज़ें उसको झेलना पड़ा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, और वो है आपका मध्यम वयस्क अवस्था, 40 to 65 ईयर की एज वाला। इस टाइम आता है सृजनशीलता वर्सेस स्थिरता। आप जानते हो कि 40 साल के बाद वो हम लोगों का फिजिकल चेंज बहुत ही ड्रास्टिकली होता है। जैसे हम लोग बचपन में फिजिकल चेंज ड्रास्टिकली होता है, फिर स्थिर हो जाता है, और जब 40 साल के बाद पार होता है तो उस टाइम भी हम लोगों का फिजिकल चेंज ड्रास्टिकली होता है। बहुत सारे हार्मोन बनना बंद हो जाता है, आपका चेहरा में झुर्री आने स्टार्ट हो जाएगा, बाल सफ़ेद होने लगेगा, दांत कमजोर होने लगेगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है कि अगर बढ़िया से अगर आप खान पान सही नहीं रखे, लाइफ स्टाइल नहीं रखे, तो हो जाता है। तो इस टाइम क्या आता है, सृजनशीलता वर्सेस स्थिरता। तो इस चरण में व्यक्ति समाज में योगदान करने और अगली पीढ़ी का देखभाल करने का प्रयास करते हैं। आप जान हम इससे पहले बताया कि 40 साल तक एज तक आते आते आप पेरेंट्स बन जाएंगे। तो पेरेंट्स बन जाएंगे तो आपके अंदर क्या आएगा कि समाज में, सोसाइटी में आप क्या हो, स्टेबल हो, सोसाइटी में स्टेबल हो। साथ ही साथ अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट पीढ़ी है, उसको क्या करें, आप बेहतर जीवन दे के जाइए, ये सब भावना आपके अंदर आने लगेगा। तो ये कौन सा एज है आपका, 40 से 65 साल के एज। तो यहाँ पर आपके दिमाग में इस टाइम क्वेश्चन आएगा, या मेरा दिमाग में भी आएगा जरूर, कि क्या मैं समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हूँ। यदि व्यक्ति समाज में सार्थक योगदान करता है तो वो क्या फील करता है, वो फील करता है कि वो सृजनशील है, क्या है, वो क्रिएटिव है, वो कुछ करके गया, उसके अंदर दिमाग में क्या है, हाँ जीवन सफल हो गया। और जो व्यक्ति खुद को स्थिर नहीं रख पाता है और अपर्याप्त महसूस करता है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्थिरता, कि जो होना था हो गया। क्या आ जाएगा, स्थिरता का मतलब यहाँ जो होना था हो गया। आप जो लाइफ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, आप ज्यादा कुछ नहीं करते, जो होना था हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइम आने लगता है। और वो क्या, असंतोष, हमेशा जो है खुश नहीं रहता होगा, कोई कुछ बोलता होगा तुरंत चिढ़ जाता होगा, इस टाइप की चीजें हम लोगों को देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति चिढ़ रहा है तो उसके पीछे का जरूर कुछ कारण होगा, ऐसे ही कोई नहीं चिढ़ता है ना। कोई व्यक्ति ऐसे खुश हो रहा है तो ऐसे कोई खुश होता है, कुछ तो कारण होगा। या कारण छोटा भी हो सकता है कि उसको हवा अच्छा आ रहा तो खुश है वो, बट कारण तो है। विदाउट रीजन कुछ भी नहीं हो सकता है, विदाउट रीजन। आप इस चीज को समझिएगा। फिर हम लोग स्टेज 8 की ओर पहुंचते हैं, और इस टाइम हम लोग वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, यानी कि अपना जो दादा दादी नाना नानी का स्टेज है, यानी 65 साल या उससे ऊपर का स्टेज को हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था। और इस टाइम आता है अखंडता वर्सेस निराशा, यानी इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इस चरण में व्यक्ति अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करता है। जैसा आप ही सोचिए, हम भी इस एज को सोच सकते हैं, जैसा आप ही सोचिए कि आप जीवन के 65 साल के एज में पहुंच गए। अब 65 साल के एज में पहुंचने के बाद क्या आप सोच रहे होंगे कि हम जेटेट के लिए तैयारी करेंगे, जेटेट देंगे, आप सोच रहे होंगे? आप बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे उस टाइम। आप उस टाइम क्या सोच रहे होंगे कि हाँ, हम 2024 में जेटेट का तैयारी करते थे, जेटेट का तैयारी बहुत बढ़िया से किए, और आप जेटेट पास हो गए, फिर आप झारखंड में टीचर बन गए या कहीं और टीचर बन गए, तो आप पुनर्मूल्यांकन स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि जहाँ जिस स्कूल में आप सर्विस दिए 25 से 30 साल, वहां पर आप क्या क्या किए, कितना दोस्त बना, वो लोग क्या कर रहा होगा। तो इस टाइप का रीअसेसमेंट चलता रहा था आपका दिमाग में जब आप 65 साल से ऊपर जाते हैं। और एक खास बात आपको बता रहे हैं साइकोलॉजी में, कि हम लोगों का ब्रेन इस टाइप से डिजाइंड है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, एज बढ़ता जाएगा, आप बहुत सारे चीज आपका जो है भूलते जाएंगे आप। और जब आदमी 80 से 90 साल तक होता है, उस टाइम तक आदमी बहुत चीज भूल जाता है, मतलब बहुत ही चीज भूल जाता है वो। जब आप सोच रहे होंगे कोई आदमी का एज अगर 95 प्लस है ना, तो उसको याद कराएगा कि आप जेटेट के लिए तैयारी किए थे 2 साल तक, वो भूल जाएगा उस टाइम, वो एकदम कंप्लीटली भूल जाएगा। तो इसलिए हम लोग अगर हमेशा हम लोग एक एक दो दो दिन दुखी रहते हैं कोई काम के कारण, तो कोई फायदा नहीं है। जब आप 95 ईयर्स के एज में पहुंचेंगे तो आपको पिछले 2-2 साल तक याद नहीं रहेगा कि आप पीछे क्या किए थे। तो इसलिए हमेशा खुश रहा कीजिए। तो इस टाइम क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या मेरा जीवन सार्थक था, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा, यदि व्यक्ति अपने जीवन को संतोषजनक पाता है, हाँ, उसके अंदर ये आएगा कि हाँ मेरा लाइफ बहुत ही बढ़िया रहा, तो वो अखंडता और आत्मसम्मान अनुभव करता है। क्या महसूस करता है कि वो आत्मसम्मान, वो पूरा का पूरा वो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है। और अगर व्यक्ति का जीवन अर्थ
असफल रहा, लंबे समय तक असफल की बात हो रहा है यहाँ पर, छोटा मोटा असफलता की बात नहीं हो रहा है, लंबे समय तक असफल रहा, साथ ही साथ उसके जीवन में वो कुछ काउंट नहीं करके गया, यानी क्या बोले इसको, वो कुछ बेहतर नहीं कर पाया, भले अपने पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर कि पढ़ाई लिखाई में वो टॉप कर गया, यूनिवर्सिटी टॉपर बन गया, ये सब का कोई मायने नहीं रखता है। आप यूनिवर्सिटी टॉपर बन भी जाते हैं, फिर आप 4 साल बाद याद कीजिएगा कि हाँ एक बार बने थे हम, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम लोग लाइफ लेसन की बात कर रहे हैं, बहुत ही एकदम गूढ़ रहस्य है जीवन का ये, कि आप कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक असफल रहता है और वो कुछ भी चीज पृथ्वी में दे कर नहीं जा पाता। यहाँ हम एग्जाम्पल सोच से रहे, बट उस एग्जाम्पल को हम यहाँ बताएंगे नहीं क्योंकि ये ऑनलाइन है, उस एग्जाम्पल का हम यहाँ नहीं बता सकते। तो आप समझ सकते हैं कि वो कुछ भी अगर नहीं दे पाता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर निराशा और पश्चाताप अनुभव करता है। वो क्या फील करता है, निराशा आ जाता है, पश्चाताप आ जाता है। बट ये बहुत ही कम लोगों में होता है, ये बहुत ही कम लोगों में होता है कि वो निराश होता है, क्योंकि हर एक इंसान जीवन में कुछ ना कुछ दे के जाता है, वो कुछ ना कुछ करके जाता है, वो कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है इस पृथ्वी पर। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला बहुत ही कम स्टेज, कम लोगों को देखने को मिलता है हम लोग। और 95, 96, 90 साल से ऊपर के मैक्सिमम इंसान पहले के जीवन को भूल जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन मेमोरी जो होता है वो धीरे धीरे क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप जो चीज़ के लिए आज टेंशन ले रहे होंगे आप, वो चीज़ आपको बाद में याद भी नहीं रहेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि आपको सारा चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये हो गया पहला कंक्लूजन, आप बताइएगा डाउट्स फॉर्म में। और आज का क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला जीवन के बारे में, और ये सारा सीडीपी में, सीडीपी आपका आज क्या हुआ होगा और बेहतर हुआ होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए, पूरा का पूरा लाइफ को 8 स्टेज में डिवाइड करके हम लोग पूरा समझे कि डेली लाइफ में इसका क्या योगदान है, और हर एक स्टेज में क्या साइकोलॉजिकल स्ट्रगल हम लोगों को करना पड़ता है, और उसका सफल समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप आज के क्लास के बाद अपना लाइफ को जरूर चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी चीज़ें आप आज कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से करने की कोशिश कीजिएगा। अपने आसपास के लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताइएगा कि हाँ इस प्रकार से बच्चों को विकास किया जाता है। जरूरी नहीं कि सीडीपी सिर्फ और सिर्फ जेटेट पढ़ने वाला ही सीडीपी पढ़े, आप सीडीपी का नॉलेज अपने घर वाले को दे सकते हैं। अगर आपका आंटी है आप उसको बता सकते हैं, आपका बड़ी दीदी है आप उसको बता सकते हैं, आपका भैया है उसको आप बता सकते हैं, आपका चाचा है उसको आप बता सकते हैं कि बच्चों का विकास किस प्रकार से किया जाता है। हम लोगों का लाइफ 8 स्टेज में डिवाइड होता है, हर एक स्टेज में इस टाइप की चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बताइएगा जरूर, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ जीवन में कल्याण भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल 8 था, और हम क्या बोले थे कि ये 2 पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी पेज तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि बातें ऐसे की है आज जो आपका जीवन से जुड़ा हुआ था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।